एक उजाड़ और बर्बाद बैटलफील्ड पर चार बहादुर वॉरियर्स आखिरी बार डीमन किंग के सामने खड़े हैं। ये फाइनल बैटल सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत तय करने वाली है। चारों मिलकर अपनी मैजिक स्वॉर्ड्समैनशिप और बेहतरीन टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए उस खतरनाक दुश्मन से लड़ते हैं। डीमन किंग की ताकत उनके मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता और आखिर तक पूरी ताकत से लड़ता रहता है। जैसे ही लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, ब्लॉन्ड हेयर्ड हीरो को एक मौका मिल जाता है और वो बिना देर किए अपनी तलवार डीमन किंग के सीने में पूरी ताकत से घोंप देता है। उसी पल टीम की मेज आसमान से एक जबरदस्त लाइटनिंग स्पेल गिराती है, जो सीधे डीमन किंग पर जबरदस्त ताकत के साथ आकर टूटता है। पहले से ही अनगिनत जख्म झेल चुका डीमन किंग अब और नुकसान सहन नहीं कर पाता। वो एक आखिरी दर्द भरी चीख निकालता है और भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ पल के लिए चारों वॉरियर्स बस उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने सच में डीमन किंग को हरा दिया है। कुछ समय बाद पूरे किंगडम में एक भव्य समारोह रखा जाता है, जहां दुनिया को बचाने वाले इन चारों वॉरियर्स का सम्मान किया जाता है। चारों गर्व से किंग के सामने घुटनों के बल बैठते हैं, जबकि चारों तरफ मौजूद लोग उनकी जीत का जोरदार जश्न मनाते हैं। उनके इस महान काम के सम्मान में किंग उन्हें 4 एम्परर्स की उपाधि देता है, जो पूरे किंगडम में सिर्फ सबसे महान मेजेस को ही दी जाती है। ये सुनकर एफ्ताल पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि इतिहास में आज तक एम्परर की ये उपाधि सिर्फ बड़े और रईस नोबल फैमिलीज के लोगों को ही मिली है, इसलिए उसे अपनी ही बातों पर यकीन नहीं होता। वो मानता है कि उसे मिला ये सम्मान उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तभी किंग खुद चलकर एफ्ताल के पास आते हैं और सबके सामने उससे बात करते हैं। किंग कहते हैं कि भले ही एफ्ताल दुनिया का सबसे ताकतवर मेज नहीं है, लेकिन उसके योगदान और उपलब्धियों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी वजह से उसने एम्परर कहलाने का पूरा हक कमाया है। आज से पूरी दुनिया उसे लाइटनिंग एम्परर के नाम से जानेगी। किंग के ये शब्द सुनते ही एफ्ताल की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। चारों तरफ मौजूद लोग जोरदार तालियां और खुशियों के साथ उसका स्वागत करते हैं, जबकि एफ्ताल अपनी भावनाओं को संभालने की पूरी कोशिश करता है। पूरे 40 साल तक लगातार मैजिक सीखने और उसे मास्टर करने के बाद आखिरकार उसकी सारी मेहनत और त्याग को वो सम्मान मिल ही जाता है, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उस दिन सेरेमनी से निकलते समय एफ्ताल पहले से कहीं ज्यादा गर्व महसूस करता है। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे लगता है कि उसके सारे त्याग और सालों की मेहनत सच में सफल हो गए। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब एफ्ताल एक बुजुर्ग आदमी बन चुका होता है। एक सुबह वो चुपचाप खुले मैदानों की तरफ देखते हुए खड़ा होता है। तभी मर्लिन नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आती है और बड़े सम्मान से बताती है कि नाश्ता तैयार है और उसका इंतजार कर रहा है। लगभग 1 घंटे बाद एफ्ताल अपने छात्रों को सिखाता हुआ दिखाई देता है कि मैजिक सर्कल को सही तरीके से कैसे बनाए रखा जाता है। सभी छात्र पूरी एकाग्रता के साथ अपने मैजिक सर्कल को जितनी देर हो सके उतनी देर तक एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। तभी एक छात्र का ध्यान भटक जाता है और उसका मैजिक सर्कल अचानक गायब हो जाता है। एफ्ताल तुरंत ये देख लेता है और उसे हार न मानने के लिए कहता है। वो समझाता है कि फोकस बनाए रखना किसी भी मेज की सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। अगर वो बिना हिले डुले खड़े होकर भी मैजिक सर्कल को एक्टिव नहीं रख सकता, तो बैटल के दौरान स्पेल्स चैंट करते समय उसे संभाल पाना उसके लिए कभी भी संभव नहीं होगा। एफ्ताल की बातें सुनकर उस लड़के का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और वो तुरंत फिर से पूरी मेहनत के साथ अभ्यास शुरू कर देता है। कुछ समय बाद एफ्ताल आखिरकार इस प्रैक्टिस सेशन को खत्म कर देता है। सभी स्टूडेंट्स अपने मैजिक सर्कल हटा लेते हैं और अगला लेसन शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें आराम करने देने की बजाय एफ्ताल तुरंत कहता है कि अब लेवल 4 स्पेल्स की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। तभी मर्लिन बीच में बोल पड़ती है। वो देख लेती है कि एफ्ताल बहुत थका हुआ लग रहा है, इसलिए वो प्यार से कहती है कि अब उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन एफ्ताल उसकी बात को हल्के में लेते हुए मुस्कुरा देता है और कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं थका है। फिर भी मर्लिन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे देखकर एफ्ताल कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और अचानक उसकी यादें कई साल पीछे चली जाती हैं। उस समय जब उसकी पार्टी ने डीमन लॉर्ड को हराया था, उसी दौर में उसे मर्लिन एक छोटी सी बच्ची के रूप में मिली थी। उस भयानक युद्ध में उसकी पार्टी और मर्लिन के क्लैन के बीच हुई लड़ाई के दौरान मर्लिन की मां मारी गई थी, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। उस दिन को याद करते ही एफ्ताल के दिल में फिर से अपराध बोध जाग उठता है।
वो मन ही मन सोचता है कि अगर एक दिन मर्लिन को इस युद्ध की पूरी सच्चाई पता चल गई और उसे ये मालूम हो गया कि एफ्ताल ने उसके क्लैन के इतने लोगों को मार दिया था, तो क्या वो उससे नफरत करने लगेगी। कुछ पल बाद एफ्ताल उन ख्यालों को अपने मन से निकाल देता है और फिर से वर्तमान में लौट आता है। वो सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि अब लेवल 4 मैजिक की प्रैक्टिस जारी रखें, लेकिन किसी के शुरू करने से पहले ही मर्लिन एक बार फिर बोल पड़ती है। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कहती है कि अब वो लेवल 6 मैजिक सीखने के लिए तैयार है। आखिर वो एफ्ताल की सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स में से एक है। उसकी बात सुनकर एफ्ताल उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास से प्रभावित तो होता है, लेकिन वो प्यार से समझाता है कि इतनी जल्दी आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि समय आने पर वो लेवल 6 स्पेल्स भी जरूर सीखेगी, लेकिन अभी उसे बेसिक्स पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मर्लिन अकेले ही जंगल के अंदर चली जाती है। उसका इरादा पास की एक केव में रहने वाले खतरनाक बीस्ट को हराने का होता है। उसके मन में यही चलता है कि अगर वो इतने ताकतवर मॉन्स्टर को हरा देगी तो सबको साबित कर देगी कि वही एफ्ताल की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। इतना ही नहीं, उसे लगता है कि अगर वो इतनी ताकतवर बन गई कि खुद दूसरों को सिखा सके, तो एफ्ताल को भी आखिरकार मेहनत करना छोड़कर आराम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसकी योजना शुरू होते ही बुरी तरह फेल हो जाती है, क्योंकि वो बीस्ट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकलता है। कुछ ही देर में मर्लिन अपनी जान बचाने के लिए पूरे जंगल में दौड़ रही होती है और उसके पीछे एक विशाल भेड़िए जैसा बीस्ट तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है। मर्लिन पहले ही उस पर लेवल 4 मैजिक इस्तेमाल कर चुकी होती है, लेकिन उससे बीस्ट को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। तभी उसे समझ आ जाता है कि अब उसे इससे भी ज्यादा ताकतवर स्पेल की जरूरत पड़ेगी। जब उसे एहसास होता है कि उसके सारे सामान्य स्पेल्स बेकार साबित हो रहे हैं, तो वो आखिरी फैसला लेती है। एफ्ताल की सारी सीख याद करते हुए वो लेवल 6 स्पेल चैंट करना शुरू कर देती है, जबकि उसने आज तक उसे कभी सफलतापूर्वक कास्ट नहीं किया था। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब स्पेल सच में काम कर जाता है और एक जबरदस्त लेवल 6 लाइटनिंग बोल्ट सीधे बीस्ट की तरफ जा टकराता है। भयानक धमाके से पूरा इलाका हिल जाता है और जंगल धुएं और धूल से भर जाता है। मर्लिन को पूरा यकीन हो जाता है कि इस बार उसने बीस्ट को खत्म कर दिया है, लेकिन अगले ही पल धुएं के बीच से वही बीस्ट बिल्कुल बिना किसी चोट के बाहर निकल आता है। मर्लिन कुछ समझ भी नहीं पाती कि बीस्ट अपनी पूरी ताकत से उसे एक जोरदार वार मारकर दूर उछाल देता है। वो जमीन पर बुरी तरह गिरती है और बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करती है। विशाल भेड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ने लगता है और उसे जिंदा निगलने की तैयारी करता है। उस पल मर्लिन को महसूस होने लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन जैसे ही बीस्ट उस पर हमला करने वाला होता है, तभी आखिरी सेकंड में एफ्ताल वहां पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। मर्लिन को सुरक्षित करने के तुरंत बाद एफ्ताल उसे अकेले जंगल में आने के लिए जोरदार डांट लगाता है। अपनी गलती का एहसास होते ही मर्लिन शर्मिंदा होकर बार बार उससे माफी मांगने लगती है। एफ्ताल उसे समझाता है कि उसके बाकी सभी स्टूडेंट्स के मुकाबले मर्लिन में सबसे ज्यादा टैलेंट और पोटेंशियल है, लेकिन साथ ही वो उसे चेतावनी भी देता है कि ताकत हासिल करने की इतनी जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मजबूत फाउंडेशन बनाए बिना सीधे बड़ी पावर पाने की कोशिश करता है, तो एक दिन वही ताकत उसके हाथ से निकल जाती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मर्लिन की नजर अचानक पीछे खड़े उसी बीस्ट पर पड़ती है जो अभी तक जिंदा था और चुपचाप इफ्ताल के पीछे आकर खड़ा हो गया था। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इफ्ताल जरा भी नहीं घबराता। वो पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझता और बिल्कुल शांत रहते हुए सीधे लेवल 10 लाइटनिंग स्पेल कास्ट कर देता है। अगले ही पल उसके शरीर से बिजली की एक भयानक लहर निकलती है और एक ही झटके में उस बीस्ट का नामो निशान मिटा देती है। उसी रात मर्लिन बार बार यही बात करती रहती है कि आज एफ्ताल कितना शानदार लग रहा था जब उसने उसकी जान बचाई। लेकिन कुछ देर बाद एफ्ताल मुस्कुराते हुए उसे चुप रहने और जाकर सोने के लिए कहता है। मर्लिन मान जाती है और अपने बिस्तर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक वो पीछे मुड़कर देखती है और उसकी नज़र एफ्ताल पर पड़ती है जो खून की खांसी कर रहा होता है। कई सालों से एफ्ताल एक ऐसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था जिसकी वजह से उसकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। मर्लिन के चेहरे पर चिंता देखकर एफ्ताल को एहसास हो जाता है कि उसे उसकी बीमारी के बारे में पहले से ही सब पता था। यही असली वजह थी कि मर्लिन खुद को इतना ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि एक दिन एफ्ताल आराम कर सके। मर्लिन धीरे से उससे कहती है कि अब उन्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए। लेकिन एफ्ताल शांत आवाज में कहता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है।
इसलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी बिस्तर पर लेटकर मौत का इंतजार करते हुए बर्बाद नहीं करना चाहता। वो अपने आखिरी दिनों तक वही करना चाहता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। वो मर्लिन जैसे होनहार स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है और उन्हें महान मेजेस बनते हुए देखना चाहता है। इसके बाद एफ्ताल एक बात स्वीकार करता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हमेशा दुनिया का सबसे ताकतवर मेज बनना था। ये सुनकर मर्लिन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी नज़र में तो एफ्ताल पहले से ही सबसे शक्तिशाली मेज है। आखिर उसे लाइटनिंग एम्परर का खिताब जो मिला है। एफ्ताल मुस्कुराकर कहता है कि वो समझ सकता है कि मर्लिन ऐसा क्यों सोचती है, लेकिन सच इससे अलग है। वो बताता है कि भले ही वो सभी एम्परर्स में सबसे उम्रदराज था और उसने जिंदगी में कई बड़े कारनामे किए, फिर भी उसकी अपनी पार्टी के कुछ मेंबर्स उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। यही वजह थी कि उसने खुद को कभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली मेज नहीं माना। अगले दिन एफ्ताल का एक स्टूडेंट उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है और उसे बताता है कि फ्लेम एम्परर ने आखिरकार मैजिकल एप्टीट्यूड पर अपनी कई सालों की रिसर्च पूरी कर ली है। ये सुनकर एफ्ताल तुरंत उस रिसर्च डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि फ्लेम एम्परर ने इंसान की मैजिकल एप्टीट्यूड मापने का तरीका खोज लिया है। ये ऐसी खोज थी जिसे लोग आज तक नामुमकिन मानते आए थे। इसलिए एफ्ताल बिना देर किए फ्लेम एम्परर को एक सच्चा जीनियस कहकर उसकी तारीफ करता है। नई खोज को तुरंत आजमाने के लिए वो मर्लिन का एक बाल लेकर उसे टेस्ट ट्यूब में डालता है और एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। थोड़ी ही देर बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं, जो किसी इंसान की मैजिकल एफिनिटी की ताकत बताते हैं। रिजल्ट देखकर पता चलता है कि मर्लिन के पास विंड मैजिक और वाटर मैजिक दोनों में एस रैंक एप्टीट्यूड है, जो बेहद दुर्लभ और शानदार बात है। इसके अलावा फायर मैजिक में उसकी बी रैंक एप्टीट्यूड और अर्थ मैजिक में सी रैंक एप्टीट्यूड निकलती है। क्योंकि एफ्ताल ने मर्लिन को बचपन से खुद पाला था, इसलिए वो तुरंत समझ जाता है कि ये टेस्ट पूरी तरह सही है। इस खोज से पहले किसी भी स्टूडेंट को हर एक मैजिक एलिमेंट के बेसिक स्पेल सीखने और सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद ही टीचर्स अंदाजा लगा पाते थे कि उसकी असली प्रतिभा किस एलिमेंट में है। लेकिन अब इस नए टेस्ट की मदद से किसी बच्चे के जन्म लेते ही उसकी मैजिकल एप्टीट्यूड पता लगाई जा सकती थी। इससे ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान और असरदार हो जाएगी और जिन लोगों में असली टैलेंट होगा वे बहुत कम समय में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन सकेंगे। ये सब देखने के बाद एफ्ताल खुद भी ये टेस्ट करवाने की इच्छा जताता है। मर्लिन तुरंत हंसते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उनके सारे रिजल्ट्स तो मैक्स ही आएंगे। लेकिन एफ्ताल फिर भी जिद करता है कि वो ये टेस्ट जरूर करवाएगा। एफ्ताल शांत आवाज में कहता है कि भले ही वो अपनी जिंदगी में कभी मैजिक के सबसे ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कम से कम वो ये जानना चाहता है कि क्या उसके अंदर कभी वहां तक पहुंचने का टैलेंट था भी या नहीं। इसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है, लेकिन रिजल्ट देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी रंग दिखाई नहीं देता। रिजल्ट पूरी तरह कलरलेस होता है। तभी एक स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़कर बताता है कि कलरलेस रिजल्ट का मतलब है कि उस इंसान में बिल्कुल भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है। लेकिन वो तुरंत ये भी कह देता है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, क्योंकि एफ्ताल तो दुनिया के सबसे ताकतवर मेजेस में से एक है। ये सुनकर पहली बार एफ्ताल पूरी तरह अपना संतुलन खो देता है। वो तुरंत कहता है कि टेस्ट दोबारा किया जाए। स्टूडेंट्स फिर से टेस्ट करते हैं, फिर एक बार और, लेकिन हर बार वही रिजल्ट आता है। हर एक टेस्ट पूरी तरह कलरलेस निकलता है। उन रिजल्ट्स को घूरते हुए एफ्ताल के दिमाग में एक एक करके पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि मैजिक सीखने में उसे हमेशा बाकी लोगों से ज्यादा समय लगता था। उसे ये भी याद आता है कि बाकी एम्परर्स उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद हमेशा उससे आगे निकल जाते थे। तभी पहली बार उसे पूरी सच्चाई समझ आती है। वो हमेशा पीछे इसलिए रह जाता था क्योंकि उसके अंदर शुरुआत से ही जरा भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं था। ये सच्चाई उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देती है। वो जोर जोर से खांसने लगता है और मर्लिन घबराकर तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। कुछ समय बाद मर्लिन उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है कि वो उसके लिए पानी लाई है। लेकिन एफ्ताल धीरे से जवाब देती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। कमरे में अकेले बिस्तर पर लेटे हुए वो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। उसे वो सपना याद आता है जिसे पूरा करने के लिए उसने कई दशकों तक मेहनत की थी, दुनिया का सबसे महान मेज बनने का सपना। लेकिन अब वो सपना पूरी तरह टूट चुका था। चाहे उसने कितनी भी मेहनत क्यों न की हो, उसके पास कभी वो टैलेंट था ही नहीं जिसकी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरत थी। ये सोचकर उसके अंदर की निराशा और दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को पूरी तरह बेकार और असफल महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी सारी मेहनत आखिरकार किसी काम नहीं आई।
तभी अचानक उसे जोरदार हार्ट अटैक आता है, लेकिन उसी पल उसकी एक स्पेशल स्किल सेकेंड रीइंकार्नेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। अगले ही पल उसका जवान रूप खुद को एक अजीब सी खाली जगह में खड़ा पाता है, जहां उसके सामने एक डिवाइन बीइंग मौजूद होती है। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद एफ्ताल हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि 50 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और वो तो सेकेंड रीइंकार्नेशन के बारे में लगभग भूल ही गया था। फिर वो उस गॉडेस से कहता है कि बहुत साल पहले जब दूसरी दुनिया में उसकी मौत हुई थी, तब भी उनकी पहली मुलाकात इसी जगह पर हुई थी। गॉडेस मुस्कुराकर कहती है कि अब उसके दूसरे रीइंकार्नेशन का समय आ चुका है, लेकिन उसे नई दुनिया में भेजने से पहले वो याद दिलाती है कि नियमों के अनुसार वो 2 बोनस स्किल्स चुन सकता है। वो उसे 2 टाइम्स ग्रोथ नाम की एक स्किल लेने की सलाह देती है, जिसकी मदद से उसकी ग्रोथ और प्रोग्रेस दोगुनी तेज हो जाएगी। लेकिन सबको हैरान करते हुए एफ्ताल इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो कहता है कि उसके पास पहले से ही मैजिक का इतना नॉलेज है कि अगर उसे सिर्फ मेहनत करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए तो उसे किसी भी स्पेशल एडवांटेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर गॉडेस काफी प्रभावित होती है। वो मुस्कुराते हुए उसे गुड लक कहती है और फिर उसे एक नई दुनिया में भेज देती है। अगले ही पल एफ्ताल की आंख खुलती है और वो खुद को एक छोटे लड़के के शरीर में पाता है। अचानक एफ्ताल झटके से उठकर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी की सारी यादें एक एक करके उसके दिमाग में वापस आने लगती हैं। अभी भी वो पूरी तरह समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे नीचे जाता है, जहां उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है, उसे प्यार से गले लगाती है और कहती है कि नाश्ता तैयार है। नाश्ता करते करते उसकी बाकी यादें भी वापस आने लगती हैं और आखिरकार सारी तस्वीर साफ हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये उसकी तीसरी जिंदगी है। उसी पल एफ्ताल खुद से एक वादा करता है कि इस बार वो इस मौके को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार वो मैजिक में महारत हासिल करके ही रहेगा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि इस नई जिंदगी में भी उसके अंदर जरा सी भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है। ये सच उसके सारे सपनों पर पानी फेर देता है। उसे लगने लगता है कि पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी वो सिर्फ लेवल 10 मैजिक तक ही सीमित रह जाएगा। एक दिन वो खुले मैदान में लेटा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक उसे दूर से जोरदार शोर सुनाई देता है। वो आसमान की तरफ देखता है और हैरान रह जाता है। एक गुस्से से भरा विशाल ड्रैगन तेजी से उड़ रहा होता है, जबकि उसके पीछे नाइट्स की एक पूरी टीम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है। ये देखकर एफ्ताल बिना सोचे समझे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है कि इस समय उसकी उम्र सिर्फ 4 साल है। अपने इस छोटे से शरीर के साथ वो असल में कुछ भी नहीं कर सकता। ड्रैगन को दूर उड़ते हुए देखकर उसके दिमाग में अचानक अपनी पिछली जिंदगी के बनाए हुए लेवल 10 स्पेल्स की याद आ जाती है। लगभग बिना सोचे ही वो अपनी 2 उंगलियां एक साथ लाता है और स्पेल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल जो होता है उसे देखकर वो खुद भी दंग रह जाता है। स्पेल तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। आसमान को चीरती हुई एक बेहद ताकतवर एनर्जी ब्लास्ट सीधी ड्रैगन से जाकर टकराती है और सिर्फ एक ही अटैक में उस विशाल ड्रैगन को आसमान से नीचे गिरा देती है। ये सब देखकर एफ्ताल कुछ पल तक अविश्वास में खड़ा रह जाता है। फिर अचानक उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। भले ही उसका रीइंकार्नेशन एक नई दुनिया में हुआ हो, लेकिन उसके पास आज भी वही ताकत, वही एबिलिटीज और वही पावर मौजूद है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी के सबसे शक्तिशाली दौर में हासिल की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, एफ्ताल अपना ज्यादातर समय पढ़ाई और रिसर्च करने में बिताने लगा। अपनी रिसर्च के दौरान उसे पता चला कि जिस दुनिया में वो अभी रह रहा है वही दुनिया है जिसमें वो अपनी पिछली जिंदगी में रहता था। बस फर्क इतना था कि अब उस समय से 400 साल से भी ज्यादा बीत चुके थे। अगली सुबह एफ्ताल का बड़ा भाई फ्रेजर घर आता है। वो घर के रोजमर्रा के खर्च और जरूरी सामान के लिए कुछ पैसे लेकर आता है। तभी फ्रेजर की नजर एफ्ताल पर पड़ती है, जो चुपचाप एक मुश्किल मैजिक बुक पढ़ रहा होता है। ये देखकर फ्रेजर हैरान रह जाता है कि इतनी छोटी उम्र में कोई इतना कठिन मैजिक बुक पढ़ और समझ कैसे सकता है। इस पर एफ्ताल बस इतना कहता है कि उसे ऐसी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि उसे ये बेहद दिलचस्प लगती हैं। ये सुनकर फ्रेजर मुस्कुरा देता है और वादा करता है कि अगली बार जब वो आएगा तो एफ्ताल के लिए और भी ज्यादा किताबें लेकर आएगा। फ्रेजर एफ्ताल की सीखने की चाहत से सच में बहुत प्रभावित होता है। वो कहता है कि अगर उनके पिता आज ये सब देखते तो उन्हें एफ्ताल पर जरूर गर्व होता। ये सुनकर एफ्ताल के मन में एक सवाल आता है। वो पूछता है कि आखिर उसे अपने पिता से मिलने का मौका कब मिलेगा।
लेकिन फ्रेजर बताता है कि उनके पिता हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी खाली समय नहीं होता। सच तो ये है कि इस दुनिया में जन्म लेने के बाद से आज तक एफ्ताल की अपने पिता से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। उसके पिता ड्यूक ऑलकॉट हैं, जो किंगडम ऑफ एजूल के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं और मैजिक की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन एक बात ऐसी थी जो किसी को भी नहीं पता थी। ड्यूक ऑलकॉट दरअसल एफ्ताल के ही सीधे वंशज थे, उस समय के जब एफ्ताल अपनी पिछली जिंदगी में लाइटनिंग एम्परर के नाम से जाना जाता था। यही वजह थी कि एफ्ताल हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहता था कि उसका ये वंशज आखिर कैसा इंसान है। लेकिन किस्मत ने उसकी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। वो बिना किसी मैजिकल एप्टीट्यूड के पैदा हुई थीं। इसी वजह से ड्यूक ऑलकॉट की मेन वाइफ और उनकी दूसरी पत्नियां शुरू से ही उन्हें नीची नजर से देखती थीं। बाद में जब एफ्ताल भी बिना किसी मैजिकल एफिनिटी के पैदा हुआ तो उन्होंने उसे भी एक गलती मान लिया। दोनों माँ बेटे के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया कि आखिरकार उन्हें परिवार से निकालकर एक दूर दराज इलाके में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। हालात इतने खराब थे कि ड्यूक ओलकॉट और उनकी दूसरी पत्नियां एफ्ताल को अपने परिवार का हिस्सा तक नहीं मानती थी। यही असली वजह थी कि उसे कभी अपने ही पिता से मिलने की इजाजत नहीं मिली। हालांकि फ्रेजर ड्यूक ओलकॉट की मेन वाइफ का दूसरा बेटा था। जब उसे एफ्ताल और उसकी मां के साथ हो रहे इस नाइंसाफी भरे व्यवहार के बारे में पता चला तो उसे उन दोनों पर तरस आया और उसने फैसला किया कि वो जितना हो सके उनकी मदद करेगा। लेकिन इन सब बातों से एफ्ताल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे जरूरी चीज बस एक ही थी कि उसे दोबारा मैजिक सीखने का मौका मिल रहा था और वही उसके लिए काफी था। कुछ समय बाद पूरा परिवार साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। बातों बातों में फ्रेजर एफ्ताल से पूछता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद वो भविष्य में क्या करना चाहता है। बिना एक पल की देर किए एफ्ताल उत्साह से कहता है कि जैसे ही उसकी उम्र होगी वो मैजिक एकेडमी में दाखिला लेगा और पूरी तरह मैजिक सीखने में खुद को समर्पित कर देगा। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि उसकी माँ तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है। वो फ्रेजर को याद दिलाती हैं कि एफ्ताल भी उनकी ही तरह पैदा हुआ है और उसमें बिल्कुल भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है। इसलिए उन्हें लगता है कि बड़ा होने के बाद शायद वो मैजिक की जगह स्वॉर्ड्समैनशिप सीखेगा या फिर मिलिट्री स्कूल में दाखिला लेगा। ये सुनकर फ्रेजर खुश हो जाता है। वो एफ्ताल की माँ से कहता है कि उसने खुद मिलिट्री स्कूल में अपनी पूरी क्लास में सबसे ऊपर रहकर ग्रेजुएशन किया था, इसलिए उसे पूरा भरोसा है कि ये रास्ता भी एफ्ताल का भविष्य शानदार बना सकता है। फ्रेजर बताता है कि उसने शुरू में मिलिट्री स्कूल सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वो ऐसे परिवार के खिलाफ जाना चाहता था जो मैजिक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगता है कि उसने वही फैसला सही लिया था। उस दिन फ्रेजर के पास काफी खाली समय था, इसलिए वो एफ्ताल को स्वॉर्ड्समैनशिप की शुरुआती ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। दोनों पूरा दोपहर साथ में अभ्यास करते हैं और फ्रेजर उसे धैर्य से हर सही टेक्निक सिखाता है। ट्रेनिंग के दौरान एफ्ताल को अपनी पिछली जिंदगी की एक बात याद आती है। तब भी फ्रेजर उसे बेसिक एजुकेशन और मिलिट्री साइंस सिखाया करता था और हमेशा मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करता था ताकि वो मैजिक के पीछे न भागे। कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद एफ्ताल हिम्मत जुटाकर फ्रेजर से कहता है कि वो सच में मैजिक एकेडमी में पढ़ना चाहता है। ये सुनकर फ्रेजर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है ताकि दोनों आमने सामने बात कर सकें। वो प्यार से एफ्ताल को याद दिलाता है कि वो बिना किसी मैजिकल एप्टीट्यूड के पैदा हुआ है। एफ्ताल कहता है कि उसे ये बात पहले से पता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि उसके पास अब भी मैना है और वो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि अगर उसे मैजिक एकेडमी में पढ़ने का मौका मिल गया तो शायद वो उस राज का पता लगा सके जिससे वो अपनी सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ सके। एफ्ताल की दिल से निकली बात सुनने के बाद फ्रेजर धीरे से खड़ा होता है और उसे एक चुनौती देता है। वो कहता है कि अब वो एक स्पेल कास्ट करेगा। अगर एफ्ताल किसी भी तरह उस स्पेल की नकल कर पाया तो फ्रेजर खुद उसे मैजिक एकेडमी में दाखिले के लिए रेकमेंड करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर फ्रेजर को पूरा यकीन था कि एफ्ताल इसमें असफल होगा। उसे लगता था कि जब एफ्ताल असली मेजिस की ताकत अपनी आंखों से देखेगा तब उसे अपनी असली सीमाओं का एहसास हो जाएगा। फ्रेजर शांत होकर एक मैजिकल इनकैंटेशन बोलता है और फिर लेवल 2 विंड कटर स्पेल कास्ट करता है। हवा से बनी तेज धार सीधी आगे बढ़ती है और पास खड़े एक पेड़ को एक ही वार में बीच से काटकर गिरा देती है। एफ्ताल ध्यान से उस स्पेल को देखता है और हैरान हो जाता है कि ये तो उसकी सोच से भी ज्यादा आसान है। बिना एक पल गंवाए वो बिल्कुल वही स्पेल दोबारा कास्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है, सीधे लेवल 4 स्पेल जितना।
हवा की विशाल धार पूरे इलाके को चीरती हुई निकलती है और एक ही हमले में कई पेड़ों को जड़ से काटकर गिरा देती है। ये नज़ारा देखकर फ्रेजर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसकी समझ से बाहर था कि जिस एफ्ताल को बिना किसी मैजिकल एप्टीट्यूड के पैदा हुआ माना जाता था, वो इतना शक्तिशाली स्पेल कैसे कास्ट कर सकता है। लेकिन एफ्ताल का सच बताने का कोई इरादा नहीं था। आखिर वो किसी को ये कैसे समझाता कि उसकी सारी मैजिकल नॉलेज और अनुभव उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादों से मिले थे, जो उसे रीइंकारनेशन की वजह से वापस हासिल हुए थे। एफ्ताल बस इतना कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो इस तरह मैजिक कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। उसकी नज़र में तो ये उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है और इसके पीछे कोई खास वजह वो भी नहीं जानता। फिर वो बिल्कुल आराम से ये भी बता देता है कि वो लेवल 10 तक के स्पेल्स भी आसानी से कास्ट कर सकता है। ये सुनते ही फ्रेजर इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब तक एफ्ताल ने कभी किसी के सामने अपनी मैजिक नहीं दिखाई थी, लेकिन फ्रेजर की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर उसे एहसास होता है कि इस दौर की मैजिक उसकी पिछली जिंदगी वाली मैजिक से बहुत अलग है। तभी उसके दिमाग में वो दिन याद आता है जब उसने सिर्फ एक लाइटनिंग स्पेल से ड्रैगन को मार गिराया था। उस वक्त वहां मौजूद नाइट्स अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए थे। उन्हें लगा ही नहीं कि ये सिर्फ ताकतवर मैजिक थी, बल्कि उन्होंने उसे भगवान का चमत्कार समझ लिया था। उधर फ्रेजर अभी भी बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और इधर एफ्ताल अगले कुछ घंटे पिछले 400 सालों में मैजिक के बारे में जो कुछ भी उसने सीखा था उसे जोड़कर सोचने में लगा रहा। काफी देर सोचने के बाद वो एक साफ नतीजे पर पहुंचता है। उसकी पिछली जिंदगी के मुकाबले इस दौर में मैजिक का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका था। उसे ये भी समझ में आता है कि बिना मैजिकल इनकैंटेशन बोले स्पेल कास्ट करना अब इस युग में बेहद दुर्लभ बात बन चुकी है। अब उसे समझ आ गया था कि फ्रेजर उसकी मैजिक देखकर इतना ज्यादा हैरान क्यों हुआ था। उसी पल एफ्ताल फैसला करता है कि अपनी असली ताकत दुनिया से छिपाकर रखना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। कुछ देर बाद फ्रेजर की आंख खुलती है, लेकिन होश में आने के बाद भी वो एफ्ताल की आसानी से स्पेल कास्ट करने की बात भूल नहीं पा रहा था। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए एफ्ताल शांत स्वर में उससे कहता है कि आराम करो, जो कुछ भी तुम्हें याद है वो बस एक अजीब सा सपना था। एफ्ताल की हैरानी की बात यह थी कि फ्रेजर ने उसकी बात पर सच में विश्वास कर लिया। इसी वजह से एफ्ताल बिना किसी के शक किए अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग जारी रख पाया। फ्रेजर को खुश रखने के लिए एफ्ताल ये दिखावा भी करता है कि उसने मैजिक एकेडमी का सपना छोड़ दिया है और अब वो मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए तैयार है। इसके बाद फ्रेजर पहले की तरह उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाता रहता है। ट्रेनिंग के दौरान एफ्ताल बार बार हारता है, लेकिन हर हार उसे और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देती है। वो कभी हिम्मत नहीं हारता, बल्कि हर हार को खुद को और मजबूत बनाने का एक नया मौका मानता है। देखते ही देखते जब एफ्ताल 9 साल का हो जाता है, तब तक उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप में गजब का सुधार आ चुका होता है। वो अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से एक विशाल लकड़ी के लट्ठे को बीच से काट देता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अपनी लगातार बढ़ती ताकत को देखकर एफ्ताल सोचने लगता है कि अगर वो दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिक स्वॉर्ड्समैन बन जाए तो ये भी कोई बुरा लक्ष्य नहीं होगा। अब तक फ्रेजर हर हफ्ते 3 दिन एफ्ताल को स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन इस दिन उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि एफ्ताल को एक खास सबक सिखाया जाए। फ्रेजर एफ्ताल की मुलाकात एक बेहद लंबे चौड़े और ताकतवर आदमी मौर्या से कराता है, जो किंगडम ऑफ अजूल के नाइट्स के पूर्व कमांडर रह चुके थे। बिना एक पल गंवाए मौर्या आते ही एफ्ताल को सीधे एक ड्यूअल के लिए चुनौती दे देता है। मौर्या एफ्ताल से कहता है कि वो बिल्कुल भी रहम न करे और अपनी पूरी ताकत से हमला करे। जैसे ही मौर्या आराम से ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच जाकर खड़ा होता है, एफ्ताल के लिए पहला वार करना ही मुश्किल हो जाता है। मौर्या की जबरदस्त ऑरा इतनी डरावनी थी कि कुछ पल के लिए एफ्ताल वहीं ठिठक जाता है। एफ्ताल को हिचकिचाते देखकर मौर्या को लगता है कि वो बस एक कमजोर बच्चा है, इसलिए वो बिना समय गंवाए पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है ताकि एक ही वार में मुकाबला खत्म कर दे। लेकिन आखिरी पल में एफ्ताल अपने शरीर पर फिजिकल इन्हेंसमेंट मैजिक इस्तेमाल करके अपनी ताकत और रफ्तार बढ़ा लेता है और फुर्ती से हमला बचाकर निकल जाता है। इसके तुरंत बाद वो लगातार कई सटीक वार करता है, जिससे मौर्या भी हैरान रह जाता है। जैसे जैसे डुएल आगे बढ़ता है, मौर्या को एहसास होने लगता है कि एफ्ताल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। अब उसे समझ में आने लगता है कि फ्रेजर आखिर एफ्ताल की इतनी तारीफ क्यों करता था। फ्रेजर भी उसकी बात से सहमत होता है और बताता है कि भले ही एफ्ताल के पास मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन उसके शरीर में बहने वाले माना पर उसका कंट्रोल कमाल का है। लड़ाई आगे बढ़ती रहती है,
लेकिन धीरे धीरे मौर्य एफ्ताल को पूरी तरह डिफेंसिव पोजीशन में धकेल देता है। जब एफ्ताल को महसूस होता है कि वो दबता जा रहा है, तब वो अपनी पिछली जिंदगियों में सीखी हुई एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो सही मौके का फायदा उठाकर मौर्य को चौंका देता है, उसे अपने कंधे के ऊपर से पलटकर जोर से जमीन पर पटक देता है। इसी के साथ एफ्ताल ये डुअल जीत जाता है। मौर्य बिना किसी शिकायत के अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वो हंसते हुए एफ्ताल के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि उसने ये परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। तभी फ्रेजर आगे आता है और पूरी सच्चाई बताते हैं। वो कहता है कि मौर्य असल में अजूल मिलिट्री साइंस एकेडमी के हेडमास्टर हैं, और क्योंकि मौर्य एफ्ताल के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हुए हैं, इसलिए एफ्ताल ने एंट्रेंस टेस्ट आधिकारिक रूप से पास कर लिया है और अब एकेडमी में उसकी सीट पक्की हो चुकी है। ये सुनकर एफ्ताल पूरी तरह हैरान रह जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे खुद समझ नहीं आता कि बात आखिर यहां तक पहुंची कैसे। कुछ साल बाद एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग बारिश से बचने के लिए घर के अंदर रहते हैं। तभी उनकी नजर बाहर खड़े एफ्ताल पर पड़ती है और उन्हें लगता है कि वो हमेशा की तरह स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। एफ्ताल चुपके से जंगल के अंदर चला गया था ताकि वो अपनी लेवल 10 मैजिक की सीक्रेट प्रैक्टिस कर सके। वो एक बेहद विशाल लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है जो जमीन पर इतनी भयानक ताकत के साथ गिरता है कि पूरा इलाका जोर से कांप उठता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि फ्रेजर उसे आसमान से गिरी प्राकृतिक बिजली समझ लेता है और तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं एफ्ताल को कुछ हुआ तो नहीं। जब वो देखता है कि एफ्ताल पूरी तरह सुरक्षित है, तब राहत की सांस लेता है। इसके बाद फ्रेजर उसे याद दिलाता है कि अब वो 14 साल का हो चुका है, यानी अगले साल 15 साल का होते ही उसे आधिकारिक तौर पर मिलिट्री साइंस एकेडमी में दाखिला लेना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि एफ्ताल का वहां जाने का जरा भी मन नहीं था। एफ्ताल अच्छी तरह जानता था कि मिलिट्री साइंस एकेडमी में उसकी जिंदगी और भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उसके पास अब भी कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं था। इसलिए उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि जैसे ही वो 15 साल का होगा, वो घर छोड़ देगा और अकेले सफर पर निकल पड़ेगा ताकि अपना सपना पूरा करते हुए मैजिक एकेडमी में दाखिला ले सके। लेकिन कुछ ही समय बाद एफ्ताल की मां को खबर मिलती है कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही वो खुशी से एफ्ताल को गले लगा लेती हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार उनके बेटे को पहली बार अपने पिता से मिलने का मौका मिलने वाला है। लेकिन एफ्ताल के दिल में अब उस मुलाकात को लेकर कोई खास उत्साह नहीं बचा था। जिसने पूरी जिंदगी उसे नजरअंदाज किया, उसे कभी अपना माना ही नहीं। ऐसे इंसान से रिश्ता बनाने की अब उसे कोई इच्छा नहीं थी। फिर भी अपनी मां और फ्रेजर के चेहरों पर खुशी देखकर वो अपना फैसला बदल देता है। घर से भागने की बजाय वो तय करता है कि अब वो मिलिट्री साइंस एकेडमी में ही जाएगा। अगले ही दिन एफ्ताल को एक खास इनविटेशन मिलता है और वो अपने पिता की हवेली पहुंचता है। इतने सालों बाद भी उसके मन में हल्की सी उत्सुकता थी, क्योंकि वो पहली बार उस इंसान से मिलने जा रहा था जो उसकी पिछली जिंदगी का अपना ही वंशज था। लेकिन ये मुलाकात उसकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट साबित होती है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, ड्यूक ऑलकॉट उसे घृणा भरी नजरों से देखता है और सिर्फ इसलिए उसे परिवार की बदनामी कह देता है क्योंकि वो बिना किसी मैजिकल एप्टीट्यूड के पैदा हुआ था। ये सुनते ही एफ्ताल तुरंत समझ जाता है कि उसका पिता एक बेहद निर्दयी और घमंडी इंसान है। इसके बाद ड्यूक ऑलकॉट कहता है कि उसे पहले से पता है कि एफ्ताल को मिलिट्री साइंस एकेडमी का स्पेशल इनविटेशन मिल चुका है। एक पल के लिए एफ्ताल को लगता है कि शायद उसके पिता को उस पर गर्व है, लेकिन अगले ही पल ड्यूक ऑलकॉट की असली सोच सामने आ जाती है। वो कहता है कि उसे खुशी सिर्फ इस बात की है कि अब एफ्ताल और उसकी मां उसके सहारे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब एफ्ताल एकेडमी चला जाएगा। इसलिए उसे उन दोनों पर एक भी सिक्का खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब से उन्हें अपना खर्च खुद उठाना होगा। उसी पल एफ्ताल को एहसास हो जाता है कि ड्यूक ऑलकॉट ने उन्हें हवेली में सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि जाते जाते एक आखिरी बार उनकी बेइज्जती कर सके। वहां से जाने से पहले ड्यूक ऑलकॉट अपने बेटों में से एक जोआकिम को आदेश देता है कि वो एफ्ताल से लड़ाई करे और ये साबित करे कि क्या वो सच में मिलिट्री साइंस एकेडमी में जिंदा रहने के लायक है। जैसे ही जोआकिम ये आदेश सुनता है, उसके चेहरे पर एक डरावनी और खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक धमाकेदार एनिमे के साथ।